आज के हमारे द लीगल लीगल सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूता है और इससे जुड़े कई सुर्खियां हम अपने आसपास सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। तो दर्शकों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई आपकी प्राइवेट लाइफ में झांक रहा हो? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके होटल रूम या फिर आपके ट्रायल रूम में कोई स्पाई कैमरा छिपा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका वेब कैम हैक कर लिया गया हो और आपको पता भी ना चला हो? बिल्कुल, सच में सोचकर ही डर लगता है। कल्पना करें कि आपका कोई प्राइवेट वीडियो या फिर कोई आपका डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए और आपको पता भी ना हो और वो किसी गलत साइट्स पर अपलोड हो चुका हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग या आपकी प्राइवेट चैट का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो और आपको समझ भी ना आ रहा हो कि आपकी प्राइवेसी जो है उसे हैक कर लिया गया है। तो दर्शकों, आज सवाल इसी पर कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप क्या लीगल रेमेडीज ले सकते हैं। बिल्कुल, और यही बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं यू आर बीइंग सीक्रेटली वॉच्ड के राइटर एडवोकेट ध्यानंजय मडवाना जी, जो कि एक फाउंडर एंड चेयरमैन हैं वर्ल्ड एंटी वॉरिज्म फोरम के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है आपका सर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये बुक लिखी है यू आर बीइंग सीक्रेटली वॉच्ड, तो सबसे पहले आप हमें इस बुक के बारे में बताइए कि ये बुक लिखने का क्या मकसद था और ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। ये बुक जो है वो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है और वोयरिज्म के ऊपर है। ये बुक का लिखने का एक्चुअली ऐसा मकसद था कि मैं जब LLM का कोर्स कर रहा था, मास्टर ऑफ लॉ, तो मेरा यही रिसर्च टॉपिक था। तो मैंने जब रिसर्च का जो कंक्लूजन निकाला तो मैं ऐसा चाहता था कि एक मैं मॉडल लॉ एक लिखूं। तो मैंने उसके बारे में काम करना शुरू किया। तो मैंने एक मॉडल लॉ का ड्राफ्टिंग करना शुरू किया। जब मैं मॉडल लॉ मैंने ड्राफ्टिंग कर रहा था तो मुझे बहुत से रेफरेंसेस लेने पड़े, बहुत से विक्टिम्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ा, डेटा कलेक्ट करना पड़ा। तो एक करते करते थोड़ा सा मेरा वो बुक का फॉर्म बन गया। तो मैंने सोचा कि आम आदमी के लिए भी उसमें कुछ होना चाहिए, जैसे कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, ताकि उसमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, ये सब कर करते एक बुक बन गई और मैं एक एक्सीडेंटल ऑथर बन गया। एक्सीडेंटल ऑथर, नाइस नेम। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया, तो राइट टू प्राइवेसी और वोयरिज्म का क्या मतलब होता है? अभी प्राइवेसी की जो डेफिनेशन है लीगल, वो किसी भी कानून में, किसी भी देश के कानून में ऐसे लिखी नहीं है। लेकिन जनरल डिक्शनरी में है डेफिनेशन कि जैसे कि राइट टू बी लेफ्ट अलोन, एक ऐसी अवस्था जिसमें मुझे लगता है कि मुझे ना कोई देखे, ऑब्जर्व करे, या फिर मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था को हम राइट टू प्राइवेसी या प्राइवेसी बोल सकते हैं, जो अधिकार बन चुका है, एक मौलिक अधिकार बन चुका है। और वोयरिज्म का जो मतलब है, तो दूसरों की निजी जिंदगी में झांक के देखना, उसका रिकॉर्डिंग करना, किसी की प्राइवेसी का भंग करना यानी ब्रीच करना, वायलेशन करना, इसको हम वोयरिज्म बोलते हैं। तो ये एक अपराध है। हाँ, एक जनरल डेफिनेशन है, साइकोलॉजी में थोड़ी अलग है, उसका मोटिव थोड़ा उसका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन उन्होंने बताया। लेकिन वोयरिज्म एक टेंडेंसी भी है। फिलोसफी क्या कहती है कि वोयरिज्म इज अ कॉमन टेंडेंसी दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट डिग्रीज। जैसे कि हम रियलिटी शोज देखते हैं, दूसरों की जिंदगी के रील्स देखते बैठते हैं, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं है, फिर भी हम देखते देखते बैठते, तो ये जो है वोयरिज्म है, ऐसा जनरल सेंस में कहा गया है। ओके, तो वॉयरिज्म को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आसान वर्ड्स में। तो अगर हम वॉयरिज्म की बात कर रहे हैं तो एक वॉयूर का मकसद क्या होता है? मतलब एक किसी और की निजी जिंदगी में झांकने का किसी और एक इंसान का क्या मकसद है? कैसा है कि लॉ में मोटिव और इंटेंशन, ये दो अलग अलग टर्म है। तो जो इंटेंशन रहता है, वो गिल्टी इंटेंशन यदि है, मेंस रिया, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट करने की जरूरत लायबल रहता है। लेकिन मोटिव जो रहता है वो क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, मोटिव अच्छा भी हो, अच्छा, और बुरा भी हो सकता है। जैसे कि एक वॉयर का पर्पज हो सकता है कि मोटिव हो सकता है कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, या फिर स्टिंग ऑपरेशन करना हो सकता है, एविडेंस कलेक्ट करना हो सकता है, कुछ अच्छा काम करना भी हो सकता है, करप्शन एक्सपोज करना भी हो सकता है। तो ये वॉयर के उद्देश्य हो सकते हैं। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है, एक अच्छा भी हो सकता है, एक बुरा भी हो सकता है। अब जैसे कि आपने बताया हम सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, तो ये कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मतलब जो देख रहे हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो वो एक गलत इंटेंशन। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो वो एक अपराध है। सर, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में भागती दुनिया में प्राइवेसी को और क्या क्या खतरे हैं? अभी आप न्यूज़ देखेंगे तो ऐसी न्यूज़ आ चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सी पीपल थ्रू वॉल्स यूजिंग वाईफाई सिग्नल्स। स्मार्टफोन में आए हुए AI के सॉफ्टवेयर और घर में होने वाले जो अवेलेबल है राउटर्स वाईफाई के, उससे हम दीवारों के पार देख सकते।
तो ये तो बहुत बड़ा खतरा अभी पैदा हो चुका है। गैजेट्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है, 1000-2000 रुपये में आप ऑनलाइन गैजेट्स कोई भी परचेस कर सकते हैं। तो ये सब थ्रेड्स हो चुके हैं। अब हमारे घर में हम लैपटॉप रखते हैं, उसका फ्लैप डिस्प्ले ओपन रहता है, उसके ऊपर वेबकैम रहता है। कोई भी हैकर उसको हैक करके आपके कमरे में क्या चालू है ये सब देख सकते हैं। तो हमें एक देखना चाहिए कि हम कैसे इस्तेमाल करें हमारे गैजेट्स, इससे हमारी प्राइवेसी को बहुत खतरे पैदा हो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको बचने के लिए पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस होना चाहिए। अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या थ्रेड्स है और उससे बचने के लिए हमें कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे कि ऐसे कोई बोल नहीं सकता कि मेरी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। हाँ, आप कितने भी एजुकेटेड हो, टेक्नो सेवी हो, हर एक के प्राइवेसी को खतरा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांस हो चुकी है कि ये सब आगे हो रहा है। तो ये जो गैजेट्स मार्केट में अवेलेबल, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही आसानी से हो जाते, तो इसको बाय करने के लिए किसी तरह की कोई मतलब कोई डिमांड नहीं की जाती कि क्यों चाहिए आपको ये गैजेट, या कोई पेपर या कुछ ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने जाया एंड यू बाय एंड उसके बाद आप किसी की भी प्राइवेसी को हर्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी तो यही चालू है, ऑनलाइन तो सब गैजेट्स मिलते हैं, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है और ये नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ये जो स्मार्ट डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी आम जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वॉयरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है। वॉयरिज्म का और जो मतलब है दर्शकवाद, तो वही वो बढ़ावा दे रही है सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें। ओके, तो सोशल मीडिया मतलब हम जानते हैं कि आजकल हम सभी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, स्मार्ट डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी जिसके अंदर अपडेटेड रहती है। तो ये सब मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा भी बन सकते हैं, हमारे प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी है, सब बन चुकी है। तो इससे हमें बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जैसे अगर सोशल मीडिया यूज़ करें तो उसके लिए हम क्या क्या एहतियात कर सकते हैं? अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लेना शुरू किया है। अभी जो डीपीडीसी एक्ट आ चुका है कि उसके कुछ प्रावधान अभी इम्प्लीमेंट होने वाले, तो उसमें सब उसके प्रिकॉशंस लिए गए कि कौन से एज तक ये इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर भी विचार गवर्नमेंट कर रही है। जी सर, और आज के मौजूदा कानूनों में आम लोगों की प्राइवेसी सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या प्रावधान है? अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 77 है जो वॉयरिज्म को डील करता है। सेक्शन 78 है जो स्टॉकिंग को डील करता है। 79 है जो प्राइवेसी ऑफ वुमन को डील करते हैं। ये तो बीएनएस के प्रोविजन है। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जिसमें सेक्शन 66E भी है जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो पनिशमेंट देने के लिए है। और बाकी अब अपने में मैंने जैसे बताया कि डीपीडीसी एक्ट है आने वाला है, तो उसमें भी कुछ प्रोविजंस है। सर, अगर कोई आपके प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लेता है बिना आपकी परमिशन के, और उसके बाद वो उन प्राइवेट मोमेंट्स के लिए धमकी देता है आपको कि वो इंटरनेट पर डाल देगा, और फिर वो इंटरनेट पर डाल भी देता है, तो ऐसे में कानूनी क्या प्रावधान है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि वॉयरिज्म के लिए सेक्शन 77 है बीएनएस में, वो भी है, आईटी एक्ट भी है, तो उसके तहत हम एफआईआर भी कर सकते हैं। एफआईआर होने के बाद जो साइबर क्राइम पोर्टल है, जो डिपार्टमेंट है, वो उसे टेक डाउन करने के लिए जो भी लीगल स्टेप्स है वो ले लेता है। ओके। और सर, यदि किसी व्यक्ति के प्राइवेट वीडियो या फिर डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए तो मौजूदा भारतीय कानून के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है? अभी देखिए डीप फेक कैसे होता है, पहले हमें ये समझना चाहिए। हमारे जो फोटोज है, वीडियोज है, हम खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं जी, तो वो कोई तो डाउनलोड करता है और इसका इस्तेमाल करके दूसरी एग्जिस्टिंग किसी इमेज के ऊपर या फिर वीडियो के ऊपर सुपर इम्पोज कर लेता है। तो ये तो एक फॉर्जरी हो गई। दूसरी है, उसमें एक ऐसा एंगल है कि हमारे फोटोज़, वीडियोज़ या फिर वॉइस सैंपल जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो हमारी परमिशन के बिना इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें कॉपीराइट का एक एंगल है, क्योंकि ये तो ब्रीच ऑफ कॉपीराइट हो गया। ओके। अभी वो किस कंटेंट पे डाल रहे उसके अकॉर्डिंगली कुछ सेक्शन अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि ऑब्सीन कंटेंट पे डाल रहे तो ऑब्सीनिटी के लिए जो वीएनएस में प्रोविजन है और आईटी एक्ट में प्रोविजन वो अट्रैक्ट हो जाएगी। यदि वो वायरल होता है तो अदर प्रोविजन हो जाती है, लग जाती है। एक चाइल्ड के बारे में कुछ है तो पोक्सो है, बहुत से अदर सेक्शन है। तो ये सब प्रावधान है डीपफेक के बारे में। ओके, मैं फिर से अपने पहले वाले सवाल पर ही आना चाहूँगी, और जिस तरह से अभी हमने बात की कि कोई आपके प्राइवेट मूवमेंट्स को अगर कैप्चर करता है या फिर उसका मिसयूज़ करने की आपको धमकी देता है, तो उस केस में क्या कानूनी प्रावधान है? तो हम आपसे ये डिटेल में जानना चाहेंगे कि अगर कोई इस तरह से आपके साथ करता है, आपको ब्लैकमेल करता है या धमकी देता है कि वो आपकी वीडियोज़ को वायरल कर देगा, या फिर वो कर भी देता है, तो ऐसे में कानूनी वो क्या सामने वाला जो विक्टिम है उसको हेल्प मिल सकती है? उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? पहले तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ओके। हमारे पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, कानून है,
तो रिलैक्स होके हमें पहले उस आदमी को रिस्पॉन्स नहीं करना है जो हमें धमकी दे रहा है। ओके। हमें लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के पास जाना है और उनसे लीगल हेल्प लेनी है। आप बहुत से कानूनी सेक्शन से आप वो खुद ब खुद एफआईआर कर लेंगे, आपका जो कॉग्निजेंस है, कंप्लेंट है वो देखकर, तो उससे बाद जो प्रोसीडिंग होती है तो वो तो टेक डाउन करने की या फिर उस आदमी को जो अननोन है जो धमकी दे रहा है उसको पकड़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो क्या इसमें कोई जेल की सजा का भी प्रावधान है? हाँ, वॉयरिज्म के लिए 3 साल तक के जेल तक के प्रावधान है उसमें। अच्छा, तो कोई अगर आपका गलत इस्तेमाल करता है आपकी खुद प्राइवेसी का, तो आप उसको जेल भेज सकते हैं, 3 साल के लिए उसको सजा मिल सकती है फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो फिर आगे बात करते हैं कि वॉयरिज्म के खिलाफ अगर हमें जागरूकता फैलानी हो तो उसके लिए कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? हाँ। तो जैसे हम लोग एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को सेफ रख सकें और अवेयर भी रहें? हाँ, इसके लिए मैंने वर्ल्ड एंटी वॉयरिज्म फोरम ये एनजीओ फॉर्म की है। हम विक्टिम्स के लिए लीगल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लॉ रिफॉर्म्स में काम करते हैं। कुछ प्राइवेसी के हमने स्टैंडर्ड्स भी सेट किए कि क्या होने चाहिए। जो लोग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते उनको एक फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी हमारे एनजीओ में रखा है जी। जो लोग जाके वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट है www.wavf.org, उस वेबसाइट पे जाकर वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। उससे एक प्राइवेसी का अवेयरनेस के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड को क्या करना चाहिए, तो इसके लिए बात होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, तो भी जाके ये सब आगे हम इस विषय पे डील कर सकेंगे। बिल्कुल। आपकी बुक पहले तो हमने नीचे पढ़ा यू आर बीइंग सीक्रेटली वॉच्ड, तो ये जब ये यू पढ़ते हैं हाँ। तो हम देख रहे हैं कि पिक्चर झांक के देख रही है, इसका क्या मतलब है ये पिक्चर लगाने का? ये पिक्चर ही बता रहा है कि आपकी प्राइवेसी को खतरे है, कोई तो आपको चुपके से देख रहा है, कोई आपको झांक रहा है, तो बेसिकली ये झांक। तो और नीचे अगर हम बात करते हैं विद द मॉडल लॉ ऑन प्राइवेसी और ये सारी चीजें जो आपने बिल में, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो बिल है द वॉयरिज्म प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल बिल 2024, ये तो मैंने लिखा बुक में, जिसमें अराउंड 160 सेक्शंस है। ओके। बिल लिखने के बाद मैंने ये एफर्ट्स किए कि बिल इट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। तो अभी इसे रिसेंटली बजट सेशन में ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये उस विषय के बारे में बुक है। ओके। तो हम देख रहे हैं एडवोकेट ध्यानंजय जी की आजकल सबके सब जो हैं वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हम और ज़्यादा इन सब चीज़ों के प्रोन हो जाएंगे, मतलब इसके बिना शायद हम अपनी लाइफ ही नहीं सोच पाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मतलब हमारे दर्शकों को कि किस तरह का जो लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना चाहिए? जैसे भी हमने अभी बात की शुरू में कि वेबकैम जैसे हैक हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि हमें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए जी। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय किसी के भी हाथ में अभी मोबाइल है, कैमरा है, तो लोगों की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इस अवेयरनेस के साथ हमें आगे जाना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि जो हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी लें रादर देन बीइंग वाचिंग अननेसेसरी थिंग। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें वॉयरिज्म जैसे सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी, साथ ही आपकी बुक के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। सो थैंक यू सो मच डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।